मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं उन जगहों पर पूरा हफ्ता बिताने वाला हूँ जहाँ आप जान बचाने के सही हुनर जाने बिना एक दिन भी नहीं टिक सकते। मैं दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी के किनारे जाम्बिया में आगे जा रहा हूँ। बाढ़ से भरी इस नदी में दुनिया के कुछ बड़े और खतरनाक रैपिड्स हैं। मैं यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करूंगा। जो मिल जाएगा खाऊंगा और सजा भी भुगतूंगा। ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं अभी जाम्बिया में जाम्बेजी नदी के किनारे किनारे बढ़ रहा हूँ। करीब 3,500 किलोमीटर लंबी ये नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। मुझे पहले तो इस नदी को पार करना है, फिर जाना है जंगलों में। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ है। ये सफर बड़ा मुश्किल होने वाला है। मौसम बारिश का है और आजकल महीने में 12 इंच तक बारिश होती है। तेज बाढ़ ने अब तक 60 लोगों की जान ले ली है और ये नदी अभी पूरे उफान पर है। इस साल बारिश के मौसम में जाम्बिया में रिकॉर्ड बारिश हुई है और इस देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सड़कें और रेल लाइनें उजड़ चुकी हैं, संचार व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, रनवे दलदल बन चुके हैं, इसलिए विमान भी यहाँ पर नहीं उतर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं अभी जाम्बेजी नदी के ऊपर उड़ रहा हूँ और मोसियो टूनिया झरने की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मिलेगा दहाड़ता हुआ धुआं, वो झरना जो विक्टोरिया फॉल्स के नाम से ज्यादा मशहूर है। ये करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 300 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा एकल झरना है। मेरे नीचे हर सेकंड 85,000 घन मीटर पानी दहाड़ता हुआ नीचे गिर रहा है। इसकी फुहार में भी टिक पाना बड़ा मुश्किल है। झरने के नीचे है बटोका गॉर्ज। बसॉल्ट पत्थर की ये 400 मीटर की दीवारें 150 किलोमीटर चौड़ी नदी को उस दरार में भेजती हैं जो 4 लेन हाईवे जितनी चौड़ी है। यहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ये लहरें जानलेवा हैं और इनमें हर साल कई लोग मारे जाते हैं। इनमें राफ्ट में जाना बड़ा ही खतरनाक है और मेरे पास सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ये है। अभी मैं पानी से सिर्फ 25 फुट ऊपर हूं। आज मैं सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के सहारे दुनिया की सबसे खतरनाक नदी का सामना करने जा रहा हूं। इस वक्त तो मैं इस नदी के एकदम बीचों बीच जाना चाहता हूं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। ये देखिए, मैं जा रहा हूं लहर के नीचे ताकि इसके थपेड़े में बह ना जाऊं। मैंने ऐसी खतरनाक लहरें कभी नहीं देखी। कुछ लहरें तो 10 फुट ऊंची हैं और इन्होंने मेरे ऊपर चौतरफा हमला कर दिया है। ऐसा लग रहा है मैं हर दिशा में एक ही वक्त पर खींच रहा हूँ। 2 फॉल्ट लाइन से टकराने वाली लहरों की वजह से मेरी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा और लगता है कि मैं फायर होज के सामने खड़ा हूँ। और जब नदी हमला करती है तब हमारे पास उबरने के लिए बहुत कम वक्त होता है। मैं अभी इसी में फंसा हुआ हूँ। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे वक्त में जरा भी घबराना नहीं चाहिए। दिमाग ठंडा रखिए और सांस लेने का मौका ढूंढिए। अगर वक्त सही नहीं हुआ तो आप डूब जाएंगे। इससे पहले कि अगली लहरें मुझे दूर बहा ले जाएं, मुझे किनारे पर जाना होगा। मुझे किसी भी तरह उस किनारे तक पहुंचना है। यहां से भागने में ही भलाई है। बस किसी तरह निकल जाओ। मैं फेरी ग्लाइडिंग कर रहा हूं। मतलब ये कि मैं लहरों से लड़ने की बजाय आड़ा आगे जा रहा हूं।
आपको इन लहरों का अंदाजा तभी होगा जब आप इनके बीच में आएंगे। बड़ी खतरनाक जगह है। नदी पार करने में मेरे सभी पुर्जे ढीले हो गए, मगर मैं सही सलामत हूं और मैंने नदी पार कर ली है। यहाँ का तापमान करीब 38 डिग्री होगा, मगर नमी की वजह से वो 48 डिग्री लग रहा है। ऐसे तापमान में हवा भी भाप से भरी होती है, जान निकाल देने वाली। किनारे पर काम आने वाली चीजें ढूंढिए। छोटी मोटी पुरानी चीजें आपके काम आ सकती हैं और आप आग जला सकते हैं, जिसका धुआं आपकी मौजूदगी का संकेत होगा। यह है फ्लोट फिशिंग, इसे रख लेता हूं। लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी इस नदी से दूर जाना होगा। यहां आपको मगरमच्छों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मगरमच्छ के बच्चे झरने से बहकर यहां आ जाते हैं और वो इस तरह के पानी में काफी बड़े दैत्याकार हो जाते हैं। जाम्बिया में काफी मगरमच्छ हैं, करीब 75,000। और हां, नदी में एक ही जगह पर दोबारा पानी मत पीजिए। पहली बार मगरमच्छ आपको देख लेंगे तो दूसरी बार हमला कर देंगे। और नदी के किनारे तो कभी मत ठहरिए। यहां से निकलना है तो ऊपर जाइए, मगर बारिश के मौसम में ज्वालामुखी की ये चट्टान भी बर्फ जैसी फिसलन भरी होती है। मगर सबसे पहले तो मुझे इस घने जंगल को पार करना है। कैमल और बफेलो थॉर्न की झाड़ियां पूरे शरीर को लहूलुहान कर देती हैं। ये झाड़ियां बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि इनके कांटे बहुत ज्यादा तेज हैं और ये एकदम कटीले तार जैसे हैं। ये देखिए, मैंने बचने के लिए क्या पकड़ रखा है, इसलिए ये इतना खतरनाक है। सब कुछ ढीला ढाला है। अच्छा होगा कि मैं निकलने के लिए पत्थरों का सहारा लूं, मगर यह तरीका भी खतरनाक है, क्योंकि ये पत्थर भी गीले हैं। सूखे पत्थरों के सहारे खतरा थोड़ा कम होगा। अगर आपने गीले के ऊपर हाथ रखकर चढ़ने की कोशिश की तो फिर आप गए काम से। इधर देखता हूं। मैं आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता ढूंढूंगा। इसे कहते हैं अपना रास्ता वायर अप करना। बढ़िया, कम से कम अब ये तो मालूम है कि हम कहां पर जा रहे हैं। ये चट्टानें गीली हैं, इसलिए फिसलन भी काफी होगी। अब तो मैं यहां से जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मैं नदी से कुछ 100 फुट ऊपर आ चुका हूं। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। यह सबसे अहम चढ़ाई है, क्योंकि वहां एक पेड़ है। वहां पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से पीछा छूट जाएगा। ये मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये चट्टान तो वहां ऊपर तक भी फिसलन भरी है। मैं इस पेड़ के सहारे इससे दूर रह सकता हूं। उम्मीद है कि यह पेड़ मेरा वजन संभाल लेगा। मैं पेड़ से गिरा और सीधे कैक्टस की झाड़ियों में पहुंचा। मैं भी बस बार बार मुसीबतों में फंसता रहता हूं। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब निकला। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो खाड़ी का ऊपरी हिस्सा होना चाहिए। मैं अभी अफ्रीका में जाम्बिया के जंगलों में हूं। करीब 31,000 वर्ग किलोमीटर का गर्म झुलसाने वाला इलाका। यहां सबसे पहले सामना होता है उमस से। मैं पसीने से नहाया हुआ हूं और यहां अभी बारिश का मौसम है। चारों ओर हरियाली है, चारों ओर नमी है, और ये नमी इस गर्मी में आपके शरीर को तोड़ डालती है।
यहाँ दिन भर में 12 लीटर पसीना बह सकता है। इसके बाद मांसपेशियों में जकड़न होगी, थकान होगी और फिर लू लग जाएगी। शरीर के अंदर का थर्मामीटर तेजी से ऊपर चढ़ेगा और आप बेहोश हो जाएंगे। यहाँ अकेले फंसने का मतलब है मौत। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साए में रहने की कोशिश करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। इस घने जंगल में आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। अगर आप किसी नई जगह पर पहुंचे तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने दिमाग को ठंडा करें और फिर माहौल को समझने की कोशिश करें, खासकर अफ्रीका के जंगल में, क्योंकि यहां तरह तरह के जीव हैं। कहावत है कि जहां ज्यादा शोर हो वो जगह अच्छी है। जंगल में खामोशी का मतलब है आसपास कोई शिकारी मौजूद है। यहां बचने के लिए आप कुदरत की मदद लें। वो देखिए बबून्स। आपने देखा कैसे पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं? ये खतरे के सबसे अच्छे संकेत हैं। यहां आसपास कोई तेंदुआ या कोई शिकारी हुआ तो ये एकदम पागल से हो जाते हैं। यहां शेर और तेंदुए बड़ी आसानी से छिप जाते हैं। अगर आप बाहर सोना और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो पुरानी अफ्रीकी कहावत पर अमल करते हुए बबून्स के पास ही रहिए। अगर सही पहचान हो तो बारिश के मौसम में खाने की कमी नहीं होगी। यह है अकेशिया का सूखा पेड़। स्थानीय लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो इससे अपने कान लगाकर लार्वों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। आप मेरा मतलब समझ गए ना? यह है राइनो बीटल का लार्वा। अगर आप चाहें तो इसे कच्चा ही खा सकते हैं। पकाने के बाद तो ये बड़े लजीज हो जाते हैं और इस मौसम में इनकी कमी भी नहीं होती। शायद इसी कारण वो इसे तलते होंगे। तो तैयार हो दोस्तों? क्या बात है। ये यहां काफी वक्त से रह रहा था, एक बहुत लंबे अरसे से। अगर मैंने इसे खा लिया तो मुझे हफ्ते भर तक खाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के कीट प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें मछली या गोश्त से ज्यादा प्रोटीन होता है। यह जिंदा रहने के लिए बेहतरीन खाना है, मगर मैंने ऐसी बेकार चीज कम ही खाई है। और इसका स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया भर का कचरा जमा कर लिया हो और उससे कटलेट बनाकर अपने मुंह में पूरी तरह से अपने मुंह को भर लिया हो। जाम्बिया के जंगल में दुनिया का एक सबसे खतरनाक शिकारी भी रहता है, इसलिए सतर्क रहें। संभल कर। ये देखिए, ये लगता है कि लकड़बग्घा उस तरफ गया है। ये उसी के पंजों के निशान लग रहे हैं। नहीं, ये लकड़बग्घे का पंजा नहीं है, ये तीन है ना, ये है तेंदुए का पंजा। वो चलते वक्त अपने पंजे को समेट लेते हैं और वो इस तरफ गया है। हम भी इसी तरफ चलते हैं। तेंदुए आमतौर पर 4 दिन में एक बार शिकार करते हैं। वो छोटे गुबरैलों से लेकर 12 सिंगों तक को मार डालते हैं और इंसानों पर भी हमला करते हैं। मैं इन निशानों के सहारे खाने तक पहुंच सकता हूं। वो देखिए, वो एक इम्पाला है। मक्खियों की भनभनाहट सुन रहे हैं आप? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये काम उसी तेंदुए का ही होगा। अगर इसे किसी शेर या लकड़बग्घे ने मारा होता तो वो इसकी हड्डी पसली भी नहीं छोड़ते। मगर ये यहां खुले में क्यों पड़ा है? हां, इसे तो उन झाड़ियों के बीच कहीं होना चाहिए था, मगर ये यहां है। इसका मतलब है ये तेंदुआ किसी चीज से डरकर भाग गया था। आमतौर पर तेंदुआ अपने शिकार को 2 बार में खाता है। एक बार सुबह सुबह पेट भरकर खाने के बाद वो उसे दूसरे दिन सुबह सुबह खाता है और फिर जूठन छोड़ देता है लकड़बग्घों के लिए। लेकिन मैं लकड़बग्घों से पहले इसे चट कर डालूंगा, क्योंकि
ये एकदम ताजा है। कल तक तो ये गोश्त खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसे पकाकर खाना ज्यादा अच्छा था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अभी आग जलाकर इसे पकाऊं। मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता, क्योंकि कभी भी लकड़बग्घे आ सकते हैं। मगर मुझे उनसे ज्यादा डर नहीं है। ये साइज देख रहे हैं आप? ये वही है, दरियाई घोड़े। मैं अभी जाम्बिया के जंगलों में हूं और जा रहा हूं जाम्बेजी नदी की ओर, जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हुई दुनिया के एक सबसे खतरनाक बिहार तक जाती है। मैं यहां अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक जीव की आवाज भी सुन रहा हूं। नदी के इस हिस्से में दरियाई घोड़ों की एक बड़ी सी बस्ती है। शेर, हाथी, भैंसे, तेंदुए और गेंडे जितने लोगों को साथ मिलकर नहीं मारते, उतनों को दरियाई घोड़े अकेले मार देते हैं। आप इनका साइज तो देखिए, बाप रे। लगता है कि कुछ दरियाई घोड़े यहां घास चरने आए थे और वो वापस पानी में अपनी जगह लौट गए। मगर मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहूंगा। लोअर जाम्बेजी के इस हिस्से में काफी दरियाई घोड़े रहते हैं। ये वैसे तो शाकाहारी होते हैं, मगर 13 फुट के ये 4 टन भारी जीव अपने बच्चों और इलाके की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस चीज से खतरा महसूस होता है, ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हर साल अफ्रीका में 200 लोगों को मार देते हैं। इनके निशान नदी की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं खाने की तलाश कर सकता हूं। मेरे पास रस्सी के कुछ धागे हैं और कुछ हुक भी, जिनसे मैं मछली पकड़ने का कांटा बना सकता हूं। मैं फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करूंगा, या फिर उसमें जितना भी बचा हो। नदी से निकलने के बाद मैंने इसे उठा लिया था और अब ये मेरे काम आएगा। पहले इसमें धागा डाल देता हूं, इससे ये आसानी से तैरता रहेगा। कीचड़ में मुझे चारा मिल गया है और मेरी पानी की बोतल अभी स्पूल का काम करेगी। अब इसे सीधा डाल देते हैं, ऐसे ये डोर उलझेगी नहीं। अब मैं किनारे से थोड़ा दूर चला जाता हूं, क्योंकि नदी में सिर्फ मछलियां ही नहीं रहती। यहां कहीं पर भी मगरमच्छ छिपा हो सकता है और वो छलावरण के उस्ताद होते हैं। माना जाता है कि यहां हर 3 किलोमीटर में 5 मगरमच्छ रहते हैं। एक बात बता दूं कि जब भी जाम्बेजी नदी में मछली पकड़े, मुंह हमेशा नदी की ओर रखें, कभी पलटे नहीं, क्योंकि मगरमच्छ हमेशा नदी की तरफ से हमला करते हैं। वो मौके का फायदा उठाकर हमला करते हैं, मगर अमूमन निशाचर होते हैं। मुझे शाम तक कोई खतरा नहीं और यहां मछलियां भी काफी हैं। मैं अपना कांटा यहीं छोड़कर आगे जाकर जायजा लेता हूं। यहां मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इन दलदलों में मगरमच्छों के होने की पूरी संभावना है। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर बहुत डर लग रहा है। मैं बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मुझे सिर्फ दरियाई घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे ये दलदल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि कहां पर क्या है। अब जाकर अपने कांटे को देखता हूं और फिर यहां से निकल लेता हूं। मेरा फ्लोट कहां गया? ये देखिए, किसी ने इसे खींचा है, क्योंकि पहले तो ये उस तरफ था। देखते हैं कुछ फंसा तो है। एक कैटफिश, भाई वाह। इससे पहले कि ये कांटे से बाहर भागे, इसे जमीन पर ले आता। यहां इतने मगरमच्छ होने की सबसे बड़ी वजह ये मछलियां ही हैं, क्योंकि यहां इस तरह की काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। मगर मेरा काम तो इसी से चल जाएगा। खाने का इंतजाम हो गया। अभी काफी रोशनी है, इसलिए मैं जंगल में चला जाता हूं, वरना बाद में परेशानी होगी। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां रात बिता सकूं। हाँ, ये बेओबाब का पेड़ सही है। ये विशाल पेड़ 60 फुट तक ऊंचे हो सकते हैं और कई तो 3000 साल पुराने भी होते हैं। यही वो जगह है जहां हाथी दावत उड़ाने आते हैं। देखा आपने? वो अपने दांत से छाल उधेड़ लेते हैं और फिर बेओबाब के तने की नमी चूस लेते हैं। ये कीचड़ देखिए जरा, यहां देखिए। यहां पर वो अपना पेट रगड़ रहे थे, इसलिए कीचड़ लगा है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि वो हाथी कितने बड़े रहे होंगे।
लेकिन यहां अपने कैंप के लिए जगह बड़े ध्यान से चुने। अरे नहीं, ये क्या? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये काली चींटियां हैं और ये मामूली चींटियां नहीं है, ये बड़ी खतरनाक है। और अगर ये कहीं आपको काट लें तो आपका हाथ बुरी तरह सूज जाता है। मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। कहीं और जाकर देखता हूं। ये देखिए, बिल्कुल खोखला है। ये देखिए कितना बड़ा है। इसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये जगह रात बिताने के लिए कितनी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर बारिश से बच सकते हैं। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है। ये हर तरफ से बंद है और अगर कोई शिकारी आता है तब जान के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आप भागकर कहीं नहीं जा सकते। और इसकी गंध हमें ये बता रही है कि अंदर कोई जरूर रहता है। शायद कोई जंगली शूकर या फिर कोई और। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जड़ों के पास सांप बिच्छू भी हो, मगर वो वाला शायद अच्छा है। ये ठीक लग रहा है। मैं यहां जमीन पर सो जाता हूं, मगर हां, सोने से पहले भागने की योजना जरूर बना लें। ये पेड़ कहीं बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर से मैं ठीक तरह से देख भी सकता हूं। इसमें सुराख करना भी आसान है। बेओबाब की छाल आसानी से कट जाती है और तना काफी मुलायम होता है। मैं अंधेरा होने से पहले कुछ टहनियों को काटकर सीढ़ी बना लेता हूं। अब तो सूरज भी जल्दी डूबने वाला है। इसका अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्षितिज से सूरज की दूरी को देखिए और अपना हाथ इस तरह से सामने रखिए। फिर छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली की दूरी को 15 मिनट मान लीजिए। मेरे पास वक्त होगा लगभग 30 मिनट। आधा घंटा बाकी, इसलिए मुझे फटाफट अपना काम निपटाना होगा। बस एक और लगा दूं, फिर मेरा काम हो जाएगा। वाह, क्या नजारा है। देखिए, यहां पर ज्यादा जगह तो नहीं है, मगर मैं यहां जानवरों से बचा रहूंगा। मगर अंधेरा होने से पहले कम से कम एक और लगा देता हूं, ताकि मुझे कोई खतरा ना हो और मैं सुरक्षित रहूं। हो सकता है कि रात में यहां से भागना पड़ जाए। मेरे एक दोस्त पर जब भैंसों ने हमला किया था, तब वो इसी तरह से बचा था। इसी वजह से बेओबाब के पेड़ को जीवन रक्षक कहा जाता है। मैंने जरूरत के वक्त भागने का इंतजाम कर लिया है। अब मुझे चाहिए खाना। अब इस कैटफिश को पकाता हूं। इसे मैं इस तरह से अंदर रख देता हूं ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये आंच के ठीक ऊपर नहीं है। दूरी ठीक है या नहीं, इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप करीब 5 सेकंड तक हाथ यहां रखें। ज्यादा गर्मी लगे तो समझ जाइए कि सही है। इसका स्वाद गर्मा गर्म कीचड़ जैसा है, लेकिन ये प्रोटीन से भरी है। इससे मुझे काफी ताकत मिलेगी। अब मेरे पास सब कुछ है। गर्मी है, छत है, खाने के लिए खाना है, और जंगल की शानदार धुन के बीच मैं खाना खा रहा हूं। ये है अफ्रीका की धुन। मैं अफ्रीका में जाम्बिया के जंगलों में हूं। मैंने बेओबाब के इस पेड़ के नीचे रात बिताई है। अब मैं पेड़ पर चढ़कर आगे के लिए खाने का इंतजाम कर लेता हूं। यहां से आगे का सफर थोड़ा आसान होगा। खाने के बाद मैं जाऊंगा सीधा पहाड़ों की ओर। मुझे बेओबाब का फल भी मिल गया। ये फल कमाल के हैं। बबून इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। ये पूरे अफ्रीका में मुख्य भोजन है। इसमें काफी विटामिन सी होता है। इसे देखिए, ये देखने में एकदम भुरभुरे चीज जैसा है। ये असल में चीज केक जैसा है, मेरी पसंद का। अब चलता हूं आगे। ठीक है, मैं इसमें और थोड़ा सा लकड़ी का कोयला रख लेता हूं।
ये बाद में मेरे काम आएगा। और वो उधर आप देख सकते हैं, मैं वहां जा रहा हूं, उस किनारे की ओर। हमेशा सफर जल्दी शुरू करें, क्योंकि देर से करने पर गर्मी बढ़ती जाएगी और उमस में हाल बहुत बुरा होगा। यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पीने लायक ताजा पानी पीने की। पानी तो नदी से मिल जाएगा, मगर उसे उबाल लेना चाहिए। हाँ, सुबह सुबह आप एक काम जरूर कर सकते हैं। घास की इन लंबी पत्तियों पर जो ओस इकट्ठी हो जाती है, आप उसे जमा कर सकते हैं। और उसे करने का एक तरीका तो ये है, मैंने अपनी शर्ट उतारी और इसे यहां बांध दिया। अब ये अच्छे से गीली हो जाएगी। मैंने ये तरीका अपने एक सैनिक दोस्त से सीखा था। ओस ज्यादा होगी तो आपको काफी पानी मिल जाएगा। अब इसमें काफी पानी जमा हो चुका होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि पानी का स्वाद ओस की ताजा बूंदों जैसा है। यह भी वैसा ही है, मगर इसमें पसीने का स्वाद भी मिला है। मेरा काम बन गया, मुझे पीने लायक साफ पानी मिल गया। कुछ ही घंटों में आप 250 मिलीलीटर पानी जमा कर सकते हैं। अब मैं घने जंगलों की ओर जा रहा हूं। बारिश का मौसम है, इसलिए पानी भी काफी है। अब जानवरों को नदी किनारे नहीं आना पड़ता। यहां अभी भी खतरा हो सकता है। जरा देखिए तो क्या कमाल का नजारा है। इनमें से करीब करीब सब मादा है अपने बच्चों के साथ। उनके लिए सुरक्षा की भावना है इनके अंदर, इसलिए अभी ज्यादा खतरनाक है। अगर इन्हें लगा कि इनके बच्चों को खतरा है, फिर ये नहीं छोड़ती। जाम्बिया में हर साल करीब 10 लोग इन हाथियों का शिकार बन जाते हैं। मैंने पहले कभी इतने हाथी एक साथ नहीं देखे हैं। देखिए, दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ वही नजर आ रहे हैं। यहां भी करीब 80 हाथी तो हैं। मैं आपसे सच कहूं तो इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही हैं। ये करीब 13 फुट के हो सकते हैं और 8 टन भारी भी। खतरे का पहला संकेत है इनका कान फड़फड़ाना और घरघराना। इनके पास आने पर, इतने करीब से देखने पर यह अंदाजा मिला कि ये कितने विशाल हैं। अगर हवा का रुख उल्टा होता तो मैं तो फंस जाता। अगर ये हमला करे तो अपनी जगह से मत हिलिए। ये करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मैं इनके इतने करीब सिर्फ इसलिए आ सका कि हवा का रुख इस वक्त उल्टा है, इसलिए इन्हें मेरी गंध नहीं मिल रही। इनकी नजरें कमजोर होती हैं, मगर सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। मगर इन्हें इतना करीब आते हुए देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। हर तरफ है वो, बड़ी अजीब स्थिति है। मेरा मन कह रहा है कि इस वक्त तो मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहना खतरे से खाली नहीं। दूसरी तरफ मैं इनसे सम्मोहित सा हो गया हूं। इनको देखकर जैसे मन ही नहीं भर रहा। वो देखिए, अब ये पलटकर यहां से जा रहे हैं। शायद इन्हें मालूम नहीं कि मैं इस घास के बीच में कितना असहाय सा खड़ा हूं। मगर ये नजारा कमाल का है। कम से कम मैंने तो ऐसा नजारा आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो जितनी तेजी से आए थे, उतनी तेजी से चले भी गए। मुझे तो ये नजारा हैरान कर देने वाला लग रहा है। जरा सोचिए ना, हाथियों के झुंड के आगे दौड़ते इम्पाला। हम तो न जाने कितने हफ्तों तक, कभी कभी तो महीनों तक झाड़ियों में छिपकर इस नजारे का इंतजार करते हैं, मगर ये नजारा नहीं दिखता। अगर यहां पर हाथी है तो यहां पानी भी जरूर होगा, और उसमें खाने लायक बड़े बड़े बुल फ्रॉग भी होंगे। यहां पर आइए जल्दी। घास के बाहर आप इसे देख सकते हैं। ये बुल फ्रॉग दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े मेंढक हैं। यहाँ के सारे मेंढक खाने लायक हैं, मगर वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं। कुछ तो शिकारियों को भगाने के लिए शरीर से जहर भी निकालते हैं, और इसके दांत काफी लंबे हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे तो नहीं पकड़ूंगा। ये काट सकता है। इसे पकड़ने का तरीका मुझे मालूम है। देखिए मैं कैसे पकड़ता हूं। मैं इस झाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं।
वो इसके ऊपर आ जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। रोडेशियन स्पेशल फोर्सेस इसी तरीके से अपने कैदियों को रोकती थी। शायद ये तरीका मेढक पर भी काम कर जाए। अगर मैं संभला रहा तो वो कहां गायब हो गया? अरे नहीं, उसे तो यहीं कहीं पर होना चाहिए था। हाँ, वो रहा। आपको दिख रहा है? ये मेढक तो बड़ा फिसल रहा है। ये रहा। ये देखिए, इसके चंगुल में फंसने के बाद ये बचकर नहीं जा सकता। बढ़िया। ये है डिनर। अब मैं थोड़ी लकड़ी जमा कर लेता हूं और यहां लकड़ी की कोई कमी नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं इसके दांतों के बारे में जो कह रहा था वो सही था। देख रहे हैं ना, कौन चाहेगा कि ये इन दांतों से हमें काट ले। चलिए, अब मैं इसकी टांग निकालता हूं। मैं इसकी चमड़ी नहीं खा सकता, मगर इसके अंदर का गोश्त बड़ा लजीज होता है। अब मैं इसे आग पर पका लेता हूं, जिससे इसकी चमड़ी जल जाएगी और मैं अंदर का गोश्त खा सकूंगा। हाँ, इसके सीने का गोश्त भी बड़ा अच्छा होता है, उसे भी खाया जा सकता है। यहाँ तो काफी गोश्त है। मैं तो हमेशा सबसे पहले टांग ही खाता हूं, मुझे यही अच्छा लगता है। इस तरह के जंगल में तब खासी परेशानी होती है जब हमारे पास खाना हो और उसे पकाने के लिए आग भी, और शरीर की सारी हड्डियां कह रही हो कि बस करो, अब और नहीं। यहां हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं इस घास के पीछे कौन सा जीव घात लगाए बैठा हो। यहां ठंडे दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है। उतावलेपन से काम लेना यहां आपको महंगा पड़ सकता है। लगता है पक चुका है, तो अब गोश्त को खा कर देखता हूं। अगर आप फ्रेंच हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, पर मुझे इसका स्वाद खास नहीं लग रहा। मैं अभी दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया के जंगलों में हूं और मैं जा रहा हूं पहाड़ों की ओर, क्योंकि वहीं मुझे लेने हेलीकॉप्टर आने वाला है। अगर आपको जगह मालूम हो तो यहां खाने की कमी तो नहीं होगी। मोपानी के इन पेड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनके ऊपर मोपानी कीड़े बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसे देख रहे हैं आप? ये कीड़े सिर्फ इसी पेड़ पर रहते हैं और सिर्फ इसकी पत्तियां खाते हैं, मगर ये काफी बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े। इन्हें खाया जा सकता है पेट भर के। ये देखिए, मुझे तो 2 मिल गए हैं। चलिए, अब इन्हें पका लिया जाएगा। मुझे ये डब्बा नदी के किनारे पर मिला था और अब ये मेरे काम आएगा। मैं इससे एक छोटी सी अंगीठी बनाने वाला हूं। अगर आप आग को एक खास जगह पर जलाना चाहते हैं तो इस तरह के डब्बे बड़े काम आते हैं। मैं इसमें कुछ सुराख कर दूंगा ताकि हवा इसके आर पार जा सके। एक बार अंगीठी बन गई तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से कीड़े तैयार रखता हूं। अगर आप इसे सर से पकड़ेंगे और दबा देंगे ऐसे, तो काम बन गया, समझिए। इसका सारा कचरा ये देखिए पीछे से बाहर आ जाएगा। मैंने कच्चा तो नहीं खा सकता था, क्योंकि शरीर पर कांटे होते हैं जो मेरे गले को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये गर्म हो चुका है, मैं इन्हें इसमें डाल देता हूं। अंगारे डालने के बाद मेरी काम चलाऊ अंगीठी काफी गर्म हो गई है। ये वाला तो शायद पक भी चुका है। इसका स्वाद वैसा ही है जैसा लकड़ी के कोयले पर पके किसी कीड़े का हो सकता है, गर्म पस से भरा हुआ, लेकिन खाने लायक। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि बस एक ही कीड़ा काफी था। मेरी तबीयत खराब लग रही है। उमस ने समस्या और बढ़ा दी है।
कुछ ही घंटे में मुझे डायरिया हो गया। यहां तो ये एक बड़ी मुसीबत है। अगर आप इसे दफन नहीं करेंगे तो आप अपनी तरफ शिकारियों को आकर्षित करेंगे, मगर मेरी सबसे बड़ी समस्या है डिहाइड्रेशन। जब जान पर बनी हो तब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे मैं बेहोश हो सकता हूं और मदद न मिली तो मेरी जान भी जा सकती है। बारिश का मौसम है, इसलिए यहां काफी पानी आ रहा है। देखिए कितना गंदा पानी है ये। इसमें काफी रेत है और कीचड़ मिला हुआ है। मेरे पेट का बुरा हाल है। मेरे शरीर से तरल के साथ साथ सॉल्ट और मिनरल भी निकल रहे हैं। मुझे इस पानी को उबालकर साफ करना होगा। आग जलानी होगी। यहां बहुत ज्यादा नमी है, इसलिए यहां की लकड़ियां इस्तेमाल के लायक नहीं रही हैं। जब मैं अपने बेटे के साथ लकड़ी जमा करता हूं तो हमेशा उसको यही कहता हूं कि जो लकड़ी आग की तरह चटके तो समझ लो कि वही लकड़ी जलाने लायक होती है। इसलिए उसी को इकट्ठा करो, बाकी को छोड़ दो। पानी साफ करने का एक उपाय तो यह है कि मैं अपने थैले का अच्छी तरह से इस्तेमाल करूं। मैं एक जेब ढूंढ रहा हूं जो इस वक्त मेरे लिए छलनी का काम करेगी और मैं पानी साफ कर पाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। आप ये काम किसी भी चीज से कर सकते हैं। मैंने तो इस वक्त जुराब से काम लिया है, अपनी चड्डी से भी लिया है कई बार। और हाँ, मैं अपने साथ लकड़ी के कोयले भी लेकर आया हूं जो अभी मेरे बहुत काम आएंगे। ये पानी में मौजूद कई जहरीली चीजों को अपने अंदर सोख लेते हैं। ये मेरी आंत से नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया भी साफ कर देंगे। ये जंगल की बढ़िया दवाई है। रेत से पानी का बड़ा कचरा साफ हो जाएगा। फिर लकड़ी का कोयला छोटे छोटे कणों को साफ कर देगा। और अब मैं इस गंदे पानी को इसमें डाल देता हूं। और मैं इसे तब तक उबालूंगा जब तक ये पीने लायक एकदम सुरक्षित ना हो जाए। साथ ही मैं लकड़ी के थोड़े कोयले भी पीसकर मदद से मेरे पेट को काफी राहत मिलेगी। ये मेरे पेट को साफ करेगा। अब तो ये उबलने ही लगा है। कई लोग मानते हैं कि पानी को काफी देर तक उबालना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पानी बस एक बार उबलने लग जाए इतना ही काफी होता है, फिर वो पीने लायक हो जाता है। तो काफी देर तक उबालना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पानी बस एक बार उबलने लग जाए इतना ही काफी होता है, फिर वो पीने लायक हो जाता है, साफ हो जाता है। इसे ठंडा कीजिए और फिर इसके अंदर देखिए, ये उबल चुका है। काला है मगर पीने लायक है। इससे मेरे पेट को फायदा भी होगा। अगर आप बीमार हो तो पानी के आसपास रहिए ताकि पानी की कमी ना होने पाए। मेरा हाल बहुत बुरा है और मैं यहां रुक नहीं सकता। नदी के किनारे चलता हुआ यहां आ पहुंचा हूं और ये ढलान एकदम खड़ी ढलान है चारों तरफ से। और ऊपर जाने का एक तरीका तो है कि मैं पीछे से जाऊं और इसका पूरा चक्कर लगाकर इसे पार करूं, मगर चट्टानों पर चढ़ाई करने से पहले रास्ता कहां है ये देख लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर तक चढ़ सकता हूं। ये दरार ऊपर तक गई है, वो देखिए पूरी ऊपर तक गई है। और मैं इसके सहारे ऊपर चढ़ सकता हूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे यहां पर दूसरा कोई रास्ता तो नजर नहीं आता। मुझे अब पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना होगा, और वो भी जल्दी से। ऐसे वक्त पर जान बचाने के लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, मगर मुझे ये चढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं लग रही। वैसे आमतौर पर तो ये चढ़ाई मेरे लिए बहुत आसान थी, लेकिन इस वक्त मैंने भी ठान लिया है कि मैं इसे जरूर पार करूंगा। लेकिन मेरा हाल इस वक्त बहुत बुरा है। अभी मैंने सिर्फ आधा रास्ता पार किया है और मैं बुरी तरह से थक चुका हूं। घर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं भी दक्षिणी अफ्रीका की जाम्बेजी घाटी में चढ़ाई कर रहा हूं। डायरिया की वजह से मैं बुरी तरह थक गया हूं और 60 फुट की चढ़ाई के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वाकई मेरा बड़ा बुरा हाल है। दोस्तों, अब हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरिया तो
किसी की परवाह नहीं करता। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अब तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है। ठीक है, 30 फुट और। हम जब भी इस तरह से रुकते हैं तो शरीर और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। डायरिया होने पर शरीर का पानी 40 गुना तेजी से कम होता है और गर्मी, उमस और थकान के बाद मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। शिखर पर मेरे थके हुए शरीर को थोड़ी राहत मिली। यहां पर मैं आराम कर सकता हूं, क्योंकि इस गर्मी में तो वो आसान सी चढ़ाई भी मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। मगर अब जान में जान आई है। ये तो जन्नत है, लेकिन अब और चढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे यहां से जाना है। मगर अफसोस, मैं इतनी दूर आकर भी दुनिया की एक सबसे पुरानी जगह पर नहीं जा सका। ये पहाड़ियां यहां तब से हैं जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये हिमालय से 1 करोड़ साल पुरानी है। ज़ाम्बिया आकर मैंने ज़ाम्बिया के सबसे खूबसूरत नजारों को देखा, और मैंने यहां अफ्रीका के खौफनाक और खतरनाक रूप को भी देखा। मगर अब मुझे अपने घर वापस जाना है। जल्दी ही मुझे लेने हेलीकॉप्टर आ रहा है, और मुझे उसके आने से पहले अपनी जगह पहुंचकर उसे संकेत भी देना है। ये कोई आम आग नहीं है। मुझे इस तरह से जलाना है कि काफी धुआं हो। मैं ये आग जमीन से थोड़ा ऊपर लगा रहा हूं, ताकि हवा इसके नीचे जाए और ये तेजी से जले। इसे पिरामिड की तरह इसलिए बनाया है कि जलावन अपनी जगह पर रहे। अगर इसे ठीक से जला दिया तो ये मीलों दूर से दिखेगी। संकेत देने वाली आग जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलावन पहली बार में ही जल जाए, क्योंकि आपको बचने का शायद दूसरा मौका न मिले। ऐसे में आग जलाने के लिए ही जूझते रहे तो हो गया काम। इसलिए जो भी करना है जल्दी से कीजिए। सूखी लकड़ी ढूंढने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप घास के बीच अपना हाथ हिलाते रहिए, फिर आपको जलाने लायक लकड़ी जरूर मिल जाएगी। अंदर रखी हुई ये सूखी लकड़ी फ्यूज का काम भी करती है। ये बड़ी तेजी से जलती है और काफी गर्म होती है, इसलिए साथ में कच्ची लकड़ी को भी जला देती है। इससे धुआं उठेगा और हेलीकॉप्टर को संकेत मिलेगा। काम बन गया। हेलीकॉप्टर आ रहा है। और मैं जा रहा हूं।